नमस्ते बच्चों। अभी तक आपने बड़े भाई साहब पाठ में पढ़ा कि लेखक अपने भाई से 5 साल बड़े हैं और कक्षा में केवल 3 साल पीछे हैं। लेखक के बड़े भाई लेखक को हमेशा पढ़ाई के लिए बोलते रहते हैं और उन्हें डांटते डपटते रहते हैं। फिर आपने देखा कि लेखक और उसके भाई परीक्षा देते हैं और परीक्षा में लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आते हैं, जबकि बड़े भाई फेल हो जाते हैं। फिर लेखक को पूरी छूट हो जाती है, अपने भाई से डरना बंद कर देते हैं। फिर भी उनके लिए इज्जत रहती है। एक दिन उनके बड़े भाई ने उनको डांटा। फिर से लेखक अपने बड़े भाई से डरने लगते हैं। उसके आगे अब हम फिर पढ़ते हैं। फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। अर्थात सालाना मीन्स वार्षिक। फिर से वार्षिक दूसरी कक्षा में ये लोग चले गए, बड़े भाई उसी क्लास में हैं। फिर से वार्षिक एग्ज़ाम हुआ, इम्तहान मतलब परीक्षा हुई और कुछ ऐसा संयोग ऐसा हुआ कि लेखक इस बार फिर से पास हो गए अपनी कक्षा में और भाई साहब फिर से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। दर्जा मीन्स अपनी कक्षा में, अव्वल मीन्स प्रथम। कह रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, बहुत थोड़ा ही देखते होंगे कि आपने पहले पढ़ा कि लेखक क्या है, थोड़ा ही पढ़ते थे जिससे क्लास में उनको डांट ना पड़े, कक्षा का सारा काम करते थे। लेकिन पूरे दिन इनके भाई क्या करते थे, पूरे दिन किताब में घुसे रहते थे, पढ़ाई करते रहते थे। इस बार लेखक ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, फिर भी अपनी कक्षा में प्रथम आए। मुझे खुद अचरज हुआ। अचरज मीन्स आश्चर्य। लेखक कह रहे हैं कि मुझे खुद ही विश्वास नहीं है, मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है कि मैं कैसे कक्षा में फर्स्ट आ गया। पास होने का तो उम्मीद था, लेकिन फर्स्ट आने का लेखक को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। प्राणांतक मीन्स जी जान लगाकर मेहनत की, पढ़ाई की। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले। कह रहे हैं कि भैया बड़े भाई क्या करते थे, रात में 10-10 बजे तक पढ़ाई करते थे। सुबह 4 बजे, भोर भोर मतलब एकदम सुबह, जब सूरज भी नहीं दिखाई देता था, एकदम सुबह उठकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते थे। फिर 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले, 6 बजे से फिर 9 बजे तक, 9:30 बजे तक स्कूल जाने से पहले तक पढ़ाई करते रहते थे। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। कांतिहीन मतलब क्या होता है कि एकदम पूरा ध्यान लगा करके पढ़ते रहते थे, फिर भी न जाने क्यों फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी कि पूरे दिन पढ़ाई करते रहते हैं। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और नतीजा सुनाया गया और वह रो पड़े। मैं भी रोने लगा। नतीजा मीन्स परिणाम, रिजल्ट घोषित हुआ और उनके भाई फेल हो गए। फेल होने के कारण वो रोने लगे। लेखक भी उनके साथ रो रहा है। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। लेखक तो कक्षा में फर्स्ट आए थे तो उन्हें खुश होना चाहिए था, लेकिन वो भी अपने भाई के साथ रोने लगे। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। कह रहे हैं कि अगर मैं भी भाई साहब की तरह, भैया क्योंकि दिन रात पढ़ते रहते थे और मैं खेलते हुए भी पास हो गया, अगर मैं फेल हो जाता तो भाई को इतना दुख नहीं होता, लेकिन मैं पास हो गया। लेकिन विधि, विधि मतलब होता है भगवान का लिखा, भगवान ने जो लिख दिया। कहते कि हमारी किस्मत में ऐसा ही था, वैसा ही हुआ।
कह रहे हैं किस्मत को कौन टाल सकता, मेरा पास होना लिखा था और उनका फेल होना। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। दर्जा मीन्स एक कक्षा का, क्योंकि 3 क्लास ही आगे थे। 1 साल पहले फेल हो गए, 1 साल इस बार फेल हो गए, तो 2 क्लास हो गया। अब केवल एक कक्षा ही दोनों भाई में डिफरेंस रह गया था, अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजियत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। कह रहे हैं कि मेरे मन में, मेरे अंदर एक कुटिल मतलब क्या होता है, बुरी भावना। इनके बुरी भावना उदय मतलब प्रकट हुई, एक दिमाग में इनके आया कि काश भाई साहब 1 साल और फेल हो जाते, अगर हो जाएंगे तो मैं और वो दोनों एक बराबर हो जाएंगे, एक ही कक्षा में पढ़ेंगे। फिर वह किस तरह मेरी फजियत मीन्स बेइज्जती, अगर हम दोनों ही एक कक्षा में पढ़ने लगेंगे और वो 3 साल फेल हो जाएंगे तो हम दोनों एक ही बराबर हो जाएंगे, तो वो मेरी बेइज्जती भला बुरा नहीं कह सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को, कह रहा है कि मेरे दिमाग में, खुराफाती दिमाग में एक बुरी भावना मेरे अंदर आई कि काश भैया 1 साल और फेल हो जाएं और हम दोनों एक कक्षा में होंगे तो वो मुझे नहीं डांटेंगे। लेकिन इस भावना को मैंने अपने दिल से बलपूर्वक, मतलब पूरी शक्ति से, ये कि नहीं ये सब चीजें गलत हैं और इसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भाई का फेल होना ये अच्छी बात तो है नहीं, बुरा है, इसलिए हमें नहीं सोचना चाहिए। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। हित मतलब भलाई, ऐसा नहीं है कि वो मेरा भला नहीं चाहते, मेरे फ्यूचर के बारे में ही सोचते हैं कि पढ़ लिख कर कुछ काम करेगा, इसीलिए तो मुझे डांटते हैं, नहीं तो उन्हें क्या पड़ी है डांटने के लिए। इसलिए मुझे ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि मेरा बुरा नहीं चाहते, मेरा अच्छा चाहते हैं, इसीलिए मुझे डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होते जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। कह रहे हैं कि जब डांटते हैं तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन अगर वह मुझे उपदेश जो सीख दे रहे हैं, मुझे अगर डांटते नहीं तो मैं शायद पास नहीं होता। उनके डांटने का ही असर है। दनादन मीन्स क्या होता है, तुरंत, मतलब जिस क्लास में पढ़ता हूँ उस क्लास में तुरंत पास हो जाता हूँ और अच्छे नंबरों से पास होता हूँ। ये सब मेरे भाई के डांट की ही देन है, इसलिए मुझे उनके बारे में भला बुरा नहीं सोचना चाहिए, वो मेरे भले के लिए ही मुझे डांटते हैं। अब भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। कह रहे हैं अब मेरे भाई क्या करते थे, बहुत नरम मतलब होता है मुलायम, मतलब मुझे अब डांटते नहीं थे। नहीं तो पहले क्या होता था, हर वक्त डांटते रहते थे, कुछ भी मैंने गलत किया तो वो डांटना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन अब बहुत कम ही डांटते थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। कई बार मैं गलती करता फिर भी मेरे भाई नहीं डांटते थे, धैर्य से काम लेते थे। धीरज मीन्स धैर्य से, पेशेंस से काम लेते थे। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। अब उन्हें ऐसा लगता था कि मुझे इसे डांटने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे नहीं डांटना चाहिए, या फिर पहले जितना डांटता था अब मैं नहीं डांट सकता, क्योंकि ये बिना पढ़े ही बहुत कम पढ़ता है, फिर भी इस कक्षा में फर्स्ट आता है, इसलिए मुझे नहीं डांटना चाहिए। मेरी स्वच्छंदता बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। स्वच्छंदता मीन्स क्या होता है यहाँ, आजादी। मेरी अब आजादी क्या है, पहले तो मैं उनसे डर डर के खेलने जाता था, अब मैं आजाद हो गया।
मैं उनकी सहिष्णुता का, उनकी उदारता का, जो मुझे पहले डांटते थे अब नहीं डांट रहे हैं, उसका, सहिष्णुता मतलब उदारता कि अनुचित लाभ, अनुचित मतलब गलत लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा। पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। कह रहे मेरे अंदर ऐसी धारणा, ऐसे विचार आने लगे कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर, तकदीर मीन्स किस्मत, मेरी किस्मत क्या है? बलवान मतलब मजबूत है, बहुत अच्छी है। मैं बहुत लकी हूं कि पढ़ूं ना पढ़ूं फिर भी पास हो जाऊंगा। भाई दिन रात पढ़ते रहता है, पूरी बुक चाट लेता है, फिर भी फेल हो जाता है, और मैं बिना पढ़े ही पास हो जाता हूँ। यानी मैं बहुत लकी हूँ, किस्मत वाला हूँ। इसलिए जो भाई साहब का पहले थोड़ा बहुत डर था तो पढ़ लेता था, अब वो डर भी नहीं रहा क्योंकि भाई इनके बहुत कम डांटते थे। अब ये जो थोड़ा बहुत पढ़ते थे वो भी पढ़ना लिखना सब कुछ बंद कर दिए। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कनकौवे मीन्स यहाँ क्या है? कनकौवे का मतलब होता है पतंग। यहाँ पे जो कट गई है पतंग, उसको क्या करते हैं? हम पकड़ते हैं फिर उसको उड़ाते हैं, तो कनकौवा उस पतंग को, कटी हुई पतंग को कहते हैं। उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। पहले क्या करते थे? पत्थर से खेलते थे, पेपर से चिड़िया बना के, तितली बना के खेलते थे, चारों तरफ बाउंड्री जो होती है, चार दीवारी, उस पे से जंप करते थे, मैदान में खेलते थे। अब क्या करने लगे? ये पतंग उड़ाने लगे, नया शौक इनको हो गया। अब सारा समय पतंगबाजी में ही भेंट होता था। अब पूरे दिन सारा समय ये पतंग उड़ाते रहते थे। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। अदब मीन्स क्या होता है? इज्जत, रिस्पेक्ट करता था, और उनकी नजर बचाकर कौवे उड़ाता था। कह रहे हैं कि उनके सामने नहीं, उनसे डरता था। अभी भी उनकी इज्जत करता हूं, इसलिए उनसे डर कर मैं उनसे छिप करके कौवा मीन्स कटी हुई पतंग को उड़ाता था। कटी हुई पतंग पकड़ते और फिर उसको उड़ाते, क्योंकि पतंग खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए। तो जो पतंग कट जाती थी उसको लूटते, जाके वहां दौड़ दौड़ के लूट के ले आते, फिर उसको उड़ाना। मांझा देना, मांझा मतलब क्या होता है? कि मजबूत धागे जिससे पतंग कट सके। कन्ने बांधना, कि कन्ने बांधना मीन्स क्या होता है यहाँ पे? जो पतंग को काट सके। पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां, तो पतंग बाजी भी होती थी। सब लोग पतंग के, जैसे क्या होता है टूर्नामेंट, आप देखते होंगे कि क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, वॉलीबॉल का, बैडमिंटन का, उसी तरह से पतंग का भी उस मोहल्ले में टूर्नामेंट हुआ करता था। उसकी ये तैयारियां किया करते थे। आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। कह रहे हैं कि अब मांझा देना यानी धागे को मजबूत करना, पतंग काटने के लिए तैयारी करना, पतंग के टूर्नामेंट की तैयारी करना, ये सब तैयारियां गुप्त रूप से यानी कि अपने भाई से छुपाकर तैयारी की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। क्या कर रहे हैं कि यह संदेह नहीं है, अब ये डाउट, उनको संदेह मीन्स डाउट, कि उनको भ्रम नहीं पैदा करने देना चाहता था कि मैं उनकी रिस्पेक्ट, सम्मान मीन्स इज्जत, रेस्पेक्ट, लिहाज मीन्स भी यहाँ पे इज्जत होता है, सम्मान। कह रहे हैं मैं नहीं चाहता था कि मेरी नजरों में कम हो गई, मैं उनका रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, ऐसा मैं उनको एहसास दिलाना नहीं चाहता था। मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ, इसलिए उनसे छुप कर ये सारे काम किया करता था। एक दिन संध्या का समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवे लूटने बेतहास दौड़ा जा रहा था। एक दिन क्या हो गया? संध्या मतलब शाम को, इवनिंग का टाइम था। हॉस्टल से दूर, कनकौवे मतलब कटी हुई पतंग। बेतहास यहाँ पे देखिए क्या है? बिना होश के, मतलब किसी को भी नहीं देख रहा हूं, दौड़ते जा रहा हूं पतंग लूटने के लिए। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस
आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। कह रहे हैं कि आंखें आसमान की पतंग कटी है, पतंग जा रही है, मेरा ध्यान पूरा आकाश में है और मन आकाशगामी, आकाशगामी आकाश की तरफ। कह रहे हैं कि पथिक, पथिक मतलब होता है राहगीर, जो रास्ते पे चलता है उसकी ओर, कि कुछ सीखने के लिए, जो मंद गति से, मन मतलब धीमी गति से, झूमता हुआ पतन की ओर चला आ रहा है। जो मन में एकदम धीमे नष्ट होने, पतन में नष्ट की ओर चला आ रहा है, कि सब कुछ जो है दिमाग में वो सब कुछ नष्ट हो जाए, उस तरफ से चला आ रहा है, एकदम खाली दिमाग। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त, विरक्त मतलब सुनसान मन में, खाली मन में नए संस्कार, क्योंकि सारा कुछ अंदर का जो है वो खत्म होगा तभी मेरे अंदर कुछ भरेगा। जैसे डिब्बा खाली होता है तभी तो हम उसमें कुछ भरते हैं, पहले डिब्बे को क्या करना पड़ेगा, पहले खाली। तो वही दिमाग अब खाली होने जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि खाली कर देने जा रहे हैं और उसके अंदर कुछ नया भरने जा रहे हैं, यानी कुछ नया संस्कार, शिक्षा ग्रहण करने जा रही हो। ऐसा पूरा मन खाली राहगीर की तरह, कि जो रास्ते पे चला जा रहा है उसको कोई मंजिल मिल जाए। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए इसका स्वागत करने को दौड़ी आ रही है। बालक, उधर से बालक दौड़ रहे हैं, लगे मतलब डंडे लिए, झाड़दार मतलब बांस है, बम्बू के पेड़ लगे हुए हैं, उधर से स्वागत करने के लिए दौड़ी। किसी को अपने आगे पीछे खबर नहीं थी, कोई आगे पीछे नहीं देख रहा कि क्या है, पत्थर पे चल रहे हैं, घास पे चल रहे हैं, झाड़ियों में जा रहे हैं, किसी को भी उसकी परवाह नहीं हो। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां, क्योंकि उनको बस केवल पतंग ही दिखाई दे रही थी। तो ऐसा लग रहा था सब कुछ समतल, जो झाड़ी है उनको वो भी प्लेन दिखाई दे रही है, गाड़ियां सड़क पे चली हैं वो गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही है, ना ट्रम दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बस क्या दिखाई दे रहा है, केवल पतंग। सारे बच्चे उस पतंग की तरफ दौड़ रहे, एक दूसरी तरफ से झुंड आ रहा है, इधर से लेखक दौड़ रहे हैं, सब लोग बस किस लिए दौड़ रहे हैं, बस पतंग के लिए दौड़ रहे हैं। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। सहसा, सहसा मीन्स अचानक से, ये दौड़ते जा रहे झाड़ी में, उधर से मार्केट, गाड़ियां चल रही हैं फिर भी दौड़ रहे हैं, और अचानक से ही इनकी मुठभेड़, मुठभेड़ मतलब मुलाकात हो गई। अचानक से दौड़ रहे हैं, तब तक देख रहे हैं कि भाई, और भाई क्या किस लिए गए, वहां बाजार में गए होंगे, शायद बाजार से लौट रहे होंगे, तब तक ये बाजार में ही पतंग लूटने पड़े हैं। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इस बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती। कह रहे हैं कि उन्होंने वही तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। कहाँ पे, बाजार में तुरंत हाथ पकड़े और उग्र, उग्र मतलब गुस्से से, कठोर भाव से बोले, इस बाजारी लौंडों के, जो ये सड़क पर लौंडे मतलब बच्चे लड़के घूम रहे हैं, घूमते इनका काम ही है, घूमना फिरना, पतंग लूटना, शरारत करना, इन बच्चों के साथ तुम्हें कनकौवे के लिए दौड़ते हुए, ये कटी हुई पतंग के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती है? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। कह रहे तुम्हें अभी भी लिहाज, लिहाज मीन्स होता है यहाँ पे शर्म, तुम्हें इसका कुछ भी शर्म नहीं है कि अब तुम छोटी, नीची जमात मतलब छोटी कक्षाओं में, प्राइमरी में 6th 7th में क्या होता है, सिलेबस थोड़ा कम होता है, कम पढ़ना पड़ता है, तो तुम्हें लगता है कि अब भी मैं छोटी कक्षा में हूं, बल्कि तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो पढ़ने के लिए, केवल मुझसे एक ही कक्षा नीचे हो। मैं 9वीं में हूं, तुम 8वीं में, तो मैं दिन रात पढ़ता हूँ फिर भी फेल हो जा रहा हूँ, तो तुम 8वीं में हो, तो यानी कि तुम्हें भी बहुत ज्यादा पढ़ने की
जरूरत है। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। पोजीशन मतलब हैसियत, कि बड़े हो गए हैं तो बड़ों जैसा व्यवहार करें। अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहेगा कि हर समय तुम्हें डांटते डपटे रहा जाए, कि हर समय खेलते रहो। अब तुम्हें अपनी हैसियत, अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। सड़क के बच्चों के साथ तुम पतंग लूट रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। कह रहे एक समय था, जमाना मीन्स क्या होता है यहाँ पे? एक समय था जब लोग 8वीं कक्षा, दर्जा मीन्स कक्षा, पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट हैं। कह रहे हैं कि मिडिल मतलब 8वीं तक, मिडिलचियों मतलब मिडिल कक्षा में 8वीं तक पढ़ाई किए हैं बहुत सारे लोग, जिसको मैं जानता हूं, जो अव्वल दर्जे के मतलब अच्छी पोजीशन, अच्छा मतलब प्रथम, अच्छे पोस्ट पर डिप्टी मजिस्ट्रेट हो गए हैं, सुप्रिटेंडेंट हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो तुम भी पढ़ लोगे तो किसी अच्छी पोजीशन पे चले जाओगे। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। कितने ही लोग 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, वो 8वीं पास करके 8वीं में पढ़ते पढ़ते लीडर बन गए, नेता बन गए हैं, समाचार पत्रों के संपादक बन गए। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती, बड़े बड़े मातहती उनके अंदर में काम करते हैं, और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। कह रहे तुम्हारे बराबर, तुम्हारी कक्षा में पढ़ने वाले लोगों के अंदर, मतहाती मतलब तुम्हारे अंदर, इतनी 8वीं कक्षा के पढ़ने वाले लोगों के अंदर में बहुत सारे विद्वान क्या करते हैं? काम करते हैं। और तुम्ही उसी 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, दर्जे में पढ़ रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो? ये बाजार के शैतान बच्चों के साथ पतंग लूट रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। कम अक्ली मतलब क्या होता है? दिमाग। अकल मीन्स क्या होता है? कि दिमाग। तुम्हारा ये जो दिमाग है ही नहीं, कम है, उस पर मुझे दुख होता है कि तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है। क्या करोगे तुम आगे चलकर? तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं। जहीन मतलब बुद्धिमान हो, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्म गौरव की हत्या कर डाले। कह रहे हैं कि वह बुद्धि, जेहन मीन्स बुद्धि, किस काम की है? जो हमारे आत्म गौरव, आत्म सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट की ही हत्या कर दे। तुम्हें शर्म नहीं आती है कि इन बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहे हो? शैतान बच्चों के साथ जो गली के हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। तुम तो बुद्धिमान हो, तुम पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें उसका भी बिल्कुल ख्याल नहीं है। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। कह रहे हैं कि मैं महज मीन्स क्या होता है? सिर्फ तुमसे एक कक्षा, दर्जा मीन्स एक कक्षा नीचे हूं। तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि भाई साहब तो केवल मेरे से एक कक्षा ऊपर है, इसलिए मुझको कुछ भी कहने का उनको हक नहीं है, वो मुझे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। ये तुम सोचते हो कि मेरे भाई अब मुझे नहीं डांट सकते, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। क्यों? मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे, और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। कह रहे हैं कि हो सकता है कि अभी 5 साल, लेकिन ये है कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। ये सच भगवान भी नहीं टाल सकता।
अगर हो सके तो क्या पता कि तुम नेक्स्ट ईयर, मैं इस साल फिर फेल हो जाऊं और तुम मेरे क्लास में फिर से आ जाओ। अभी एक साल पीछे हो, फिर मेरी कक्षा में ही आ जाओ। और जो परीक्षक हैं, परीक्षक किसको बोलते हैं? जो पेपर करेक्शन करते हैं, पेपर जांच करते हैं। जो हम एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, उसका जो जांच करता है उसको परीक्षक। तो परीक्षक इसी हिसाब से कॉपी चेक करते रहे तो निसंदेह, निसंदेह मीन्स जिसमें कोई संदेह नहीं है, तो हो सकता है कि अगले साल तुम मेरी समकक्ष में सेम कक्षा बराबर में आ जाओ और शायद एक साल के बाद पास हो जाओ और आगे चले जाओ। लेकिन तुम मुझसे हमेशा 5 साल एज में, उम्र में छोटे ही रहोगे। ये क्या है? खुदा भी नहीं, तुम क्या, भगवान भी नहीं टाल सकता, मिटा सकता कि तुम मुझसे 5 साल उम्र में छोटे हो। भले ही क्लास में मुझसे आगे चले जाओ, लेकिन उम्र में तुम मुझसे 5 साल छोटे ही होगे। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा ही रहूंगा। मैं 5 साल तुमसे बड़ा हूं, एज में, उम्र में 5 साल हमेशा ही, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, तुम किसी पोस्ट पे भी चले जाओ, लेकिन मैं तुमसे हमेशा 5 साल बड़ा ही रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और डीफिल और डीलिट ही क्यों ना हो जाओ। कह रहे हैं कि मैं हमेशा तुमसे 5 साल बड़ा रहूंगा। मैं दुनिया का और जिंदगी का तजुर्बा, तजुर्बा मीन्स क्या होता है? अनुभव। मैं तुमसे इस दुनियादारी की समझ और जिंदगी की समझ, अनुभव तुमसे ज्यादा ही रहेगी, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए कर लो, डीलिट कर लो। ये क्या है? डीलिट, ये एक क्वालिफिकेशन है। डीफिल, ये भी एक डिप्लोमा की डिग्री है। कह रहे तुम चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन तुम हमेशा क्या करोगे? 5 साल मुझसे छोटे रहोगे और मेरा अनुभव जिंदगी से तुमसे ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि 5 साल बड़ा हूं तो मुझे अनुभव, दुनियादारी की समझ तुमसे हमेशा ही ज्यादा रहेगी। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। कह रहे हैं समझदारी, दुनियादारी की समझ बुक पढ़ने से, किताब पढ़ने से नहीं आती है। इसको क्या करना पड़ता? दुनिया देखने की, और मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। समझदारी मुझ में तुमसे बहुत ज्यादा है। कैसे वो समझाते हैं? हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। इस बार लेखक को उनके भाई साहब कुछ अलग तरीके से समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी जो अम्मा है, माँ है, उन्होंने कोई दर्जा यानी कोई भी क्लास पढ़ाई नहीं की है, यानी कि वो अनपढ़ है, इलिटरेट है। और दादा, दादा मीन्स उनके पिताजी, शायद 5वीं या 6वीं कक्षा तक ही पढ़े हैं, या उससे आगे नहीं पढ़े हैं। 5वीं पढ़े होंगे या 6वीं पढ़े होंगे, इससे ज्यादा उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। लेकिन हम दोनों भाई चाहे जितनी भी डिग्रियां हासिल कर लें, जितना भी क्लास पढ़ लें, लेकिन अम्मा, माँ और पिताजी हमेशा ही हमें क्या करेंगे? सुधारने की, यानी कुछ नसीहत देते रहेंगे, कुछ सीख हमेशा ही देते रहेंगे, और यह उनका पूरा का पूरा अधिकार है। वो हमसे बड़े हैं, इसलिए हमें हमेशा ही कुछ सीख देते ही रहेंगे, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। इसलिए नहीं अम्मा बाबूजी हैं, अम्मा पिताजी, माँ और पिताजी हमें, मम्मी पापा हमें सीख देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें जन्मदाता, जन्मदाता मतलब जो जन्म देता है, कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, इसलिए वो हमारे माँ पिताजी हैं, इसलिए हमें सीख देंगे। बल्कि इसलिए कि उनको हमें हमसे ज्यादा इस दुनियादारी का तजुर्बा मतलब अनुभव है, और हमसे हमेशा ही अधिक रहेगा।
क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा इस दुनिया को देखा है। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें मालूम हो ना हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। क्योंकि ये लेखक लोग पढ़ते हैं, इसलिए इनको अमेरिका में कौन राजा बना, कैसे वहाँ की इकोनॉमी अच्छी है, 8वें हेनरी कौन है, आकाश में कितने स्टार्स हैं, कितने नक्षत्र हैं, प्लैनेट हैं, ये सब शायद उन लोगों को, माता पिता को नहीं पता हो, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन हमें पता है, लेकिन उनको हजारों ऐसी बातें पता होंगी जो हमें और तुम्हें नहीं पता है। ये सब उनके भाई कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें हैं, पढ़ाई की बातें माता पिता को नहीं पता है, लेकिन बहुत सारी सीख है जो हमें तुम्हें नहीं पता है, वो हमें बताते हैं। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दैव मतलब भगवान। भगवान ना करे कि आज मैं, शायद है आज, अगर भगवान की कृपा से कह रहे भगवान ऐसा ना करे, लेकिन कहीं अगर मैं बीमार हो जाता हूं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूलना मतलब ऐसा नहीं कि हाथ पांव फूल गया, मतलब घबरा जाओगे कि दादाजी बीमार हो, दादा बड़े भाई साहब बीमार हो गए। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो। कह रहे हैं लेकिन अगर तुम क्या करने लगोगे, दादाजी को, पिताजी को तुरंत चिट्ठी लिख दोगे कि अगर मैं बीमार हो जाऊं तो तुम तुरंत पिताजी को चिट्ठी लिख दोगे कि भैया बीमार हो गए। लेकिन अगर तुम्हारी जगह पिताजी होंगे तो किसी को भी चिट्ठी, तार मीन्स, तार मतलब ऐसा वायर नहीं, यहाँ पे तार का मतलब है चिट्ठी। पहले क्या होता था, चिट्ठी भेजा, फोन की सुविधा इतनी नहीं थी तो चिट्ठी लिखा जाता था, तार, टेलीग्राम, ये क्या होता है तो तुरंत पहुंच जाता है। चिट्ठी को पहुंचने में टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन तार क्या होता है, तुरंत ही, छोटा मैसेज होता है, तुरंत ही पहुंच जाता है सामने वाले के पास। तो तार ना देंगे, ना ही वो घबराएंगे, ना ही बदहवास। बदहवास मतलब कोई होश ना रहना, तो उनका ऐसा नहीं है कि वो बेहोश हो जाएंगे, घबराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, तुम घबराने लगोगे, ऐसा पिताजी कुछ भी नहीं करेंगे। पहले खुद मरज पहचान कर, मरज मतलब बीमारी पहचान कर इलाज करेंगे। पहले वो खुद पहचानना चाहेंगे कि इसे हुआ क्या है, क्यों बीमार है। उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। अगर उन्हें पता नहीं, बीमारी का पता नहीं चल पाएगा, इलाज खुद ही करना चाहेंगे। अगर नहीं पढ़ा कर पाए, जैसे काढ़ा पिलाना, पहले आप बीमार होते हो तो मम्मी क्या करती है, काढ़ा देगी, कुछ घरेलू उपचार करेगी। घरेलू उपचार से नहीं ठीक होता है तो डॉक्टर को बुलाती है। तो वैसे ही क्या करेंगे पिताजी, घरेलू उपचार करेंगे, उपचार से नहीं ठीक हुआ तो डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, कह रहे हैं कि बीमारी क्या है, बहुत बड़ी चीज है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले, कि महीने भर जो इनकम आती है, पैसे आते हैं, उस पैसे से हम इस मंथ को कैसे, महीने को खर्च में के रूप में कैसे चलाएं, ये हम लोग को नहीं पता है। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे के मोहताज हो जाते हैं। जो भी पिताजी हमें पैसे भेजते हैं, इतना भी हमें ज्ञान नहीं है, इतनी भी हमें समझ नहीं है कि हम पैसे को मंथली कैसे खर्च करें। बीमारी तो एक अलग चीज है। जो भी हमें मंथली पैसे दिए जाते हैं खर्च के लिए, पॉकेट मनी या भी उससे काम करना है, वो हम क्या करते हैं 20 तारीख तक, 20 मंथ के 20 आने तक, 20 तारीख आने तक पूरा 22 तक खर्च कर देते हैं। हमें पता ही नहीं कि उसको 30 तक चलाना है। और मोहताज, पैसे पैसे के मोहताज हो जाते हैं, मतलब एक एक पैसा गिनने लगते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, पैसे नहीं है तो नाश्ता नहीं मिलता है। धोबी और नाई से, नाई मीन्स बार्बर से,
मुंह चुराने लगते हैं। मुंह चुराने में उससे मुंह छिपाने लगते हैं कि वो देखेगा तो पैसे मांगेगा, इसलिए हम उसके सामने नहीं जाते। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी से के साथ निभाया और कुटुंब का पालन किया। कह रहे हैं कि जितना पैसा हमें भेजते हैं उसके आधे पैसे में, मान लीजिए 50 रुपए भेजते हैं तो 25 रुपए में ही उन्होंने अपनी उम्र बिता दी। कह रहे हैं कि बड़ी उम्र, और वो भी इज्जत से। हम क्या कर रहे हैं कि छुपते हुए भाग रहे हैं कि कोई हमें देख ना ले और पैसे मांग ले। वो पूरा इज्जत से, यानी कि उस पैसे में से भी पैसे बचा लेते थे पूरी इज्जत से। नेक नामी, नेक नामी मतलब अच्छे। नेक मीन्स क्या होता? अच्छे। नाम कमाकर, यानी कि किसी को मदद हुई तो उन्होंने अब उसी पैसे में से मदद भी कर दी। यहाँ तो हमें पैसे ही कम पड़ जा रहे हैं और वहाँ वो उसी पैसे में से दूसरों का भी भला कर रहे हैं। साथ निभाया और कुटुंब, साथ ही साथ हम अपना केवल 2 लोग ही खर्च नहीं चला पा रहे हैं, और इससे आधे पैसे में ही वो कुटुंब मीन्स होता है परिवार, अपने परिवार का भी पालन किया करते थे। जिसमें परिवार में कितने लोग हैं? और परिवार में क्या है? जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। 9 आदमी का आधे पैसे में वो खर्च चला लेते हैं, वो भी इज्जत के साथ। उसमें से दूसरों का भला भी कर देते हैं। और हमारे लिए क्या हो रहा है? 20 तारीख आते आते, डेट आते ही 20-22 तक आते सब कुछ खत्म हो जाता है। हम पैसे का इंतजार करने लगते हैं। अपने हेडमास्टर साहब को ही, हेडमास्टर मतलब जो स्कूल का हेड होता है, प्रिंसिपल, जस्ट लाइक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ही देख लो। एमए है कि नहीं? यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने एमए किया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन 1000 रुपये उनको मंथली इनकम है। 1000 रुपये उनको वेतन मिलता है। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। कह रहे हैं लेकिन उनका घर का खर्च कैसे चलता है? घर का पूरा इंतजाम मतलब अरेंज उसको कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। क्यों? हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार है। उन पढ़े लिखे हैं, एमए किए हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका पढ़ाई लिखाई यहाँ पे बेकार हो जाता है। कैसे बेकार हो जाता है देखते हैं। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे। पहले क्या करते थे? घर को खुद ही चलाते थे। खर्च पूरा न पड़ता था। सारे पैसे क्या होते थे? मंथ के एंड होने तक, महीना खत्म होने से पहले ही पूरा पैसा खत्म हो जाता था। कर्जदार हो गए थे, रहते थे, दूसरों से पैसे लेते रहते थे। कर्जदार में दूसरों से कर्ज लेना, पैसे लेना, उधार लेना रहते थे। जब से उनकी माता ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है। प्रबंध में क्या होता है? देखभाल। उन्होंने घर का खर्च क्या किया है? अपने हाथ में ले लिया। जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। उसी 1000 में उनकी माँ ने क्या किया है कि उसी महीने से 1000 रुपये में से वो बचा लेती हैं और अच्छे से पूरे महीने का खर्च भी चला लेती हैं। जैसे घर में लक्ष्मी अच्छा, तो उसी 1000 में से वो क्या करते थे? उनका पैसा कम पड़ जाता था तो दूसरों से उधार लेते थे। कर्जदार में उधार लेना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे उस पैसे से बचत भी हो जाती है। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। तो गुरूर मीन्स क्या है यहाँ पे? घमंड। जो ये घमंड तुम्हें हो गया है कि मैं अपने भाई के बराबर हो गया हूँ, लगभग 1 कक्षा ही पीछे हूँ, तो मैं अब आजाद हो गया हूँ, मुझे कोई भी डांटने वाला नहीं है। ये घमंड अपने दिमाग से निकाल दो। कह रहे हैं कि समीप मतलब पास में आ गए हो, 1 कक्षा ही पीछे हो, तो ये सारा जो अब मैं आजाद हो गया, ये सब घमंड अपने दिमाग से निकाल दो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। कह रहे हैं कि मेरी देख रेख में बेराह, बेराह मीन्स बिना रास्ते की, यानी कि कोई लक्ष्य ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुमको आज भी डांट सकता हूँ और आज भी डांटूंगा, ये मेरा पूरा हक है। अगर तुम यूं न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी
कर सकता हूँ। वो हाथ दिखाते हुए, थप्पड़ दिखाते हुए कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी बात अभी भी नहीं मानोगे, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, भले ही क्लास में छोटा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। जहर मतलब क्या है? बुरी लग रही हैं। मैं जो भी तुम्हें सीख दे रहा हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सुधारने के लिए, एक राह दिखाने के लिए अभी भी मार सकता हूँ, इतना बड़ा हूँ। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। नई युक्ति मतलब योजना से। पहले वो हमें भला बुरा कहते रहते थे तो मैं नहीं सुनता था। नतमस्तक मतलब उनके आगे शीश झुकाना, सिर झुकाना। कह रहा हूँ कि इस नए प्लान से, नई योजना, नए तरह के डांटने से मैं बहुत प्रसन्न हो गया, उनके आगे सिर झुकाने लगा। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। कह रहे हैं कि मुझे आज सचमुच रियलाइज हुआ कि मैं बहुत, लघुता में छोटा, उनको फील हो रहा, अनुभव हो रहा है कि मैं बहुत छोटा हूँ। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। श्रद्धा मीन्स रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, श्रद्धा, सम्मान का। आज मेरे मन में उनके अपने भाई, बड़े भाई के पहले क्या होता था? डर से रिस्पेक्ट करता था, डर से उनकी इज्जत करता था, लेकिन आज सच में दिल से मुझे उनकी इज्जत प्रतीत हो रही है। दिल से इज्जत करने को मन कर रहा है। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं। सजल मीन्स क्या होता है? कि नरम आंखों से कहा कि हरगिज नहीं। हरगिज नहीं मतलब कभी नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है। कह रहे हैं हरगिज नहीं, कभी नहीं। मैं आपकी बेइज्जती कभी नहीं कर सकता, आपकी बात बुरी नहीं मान सकता। आप जो कुछ भी फरमा रहे हैं मतलब बोल रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसे, उसके कहने का पूरा अधिकार है। कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें पूरा हक है। आप मुझे डांट सकते हैं, मार सकते हैं, पूरा का पूरा अधिकार है, क्योंकि आप मुझसे 5 साल बड़े हैं। आज लेखक को रियलाइज हो रहा है, लेखक अनुभव कर रहा है कि शायद भाई हमेशा जो बोलते थे वो सच है, क्योंकि वो मुझसे 5 साल बड़े हैं और उनको पूरा का पूरा हक है। इस बार क्या होता है कि लेखक को अपने भाई के डांटने पूरा समझ में आ जाता है, क्योंकि इस बार उन्होंने नए अंदाज से समझाया। तो इसलिए लेखक अब उनकी इज्जत और ज्यादा करने लगते हैं।